हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट को कर लिया था, जिसमें हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने तक सीखे थे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का हमने 2 विधि सीखा। सबसे पहला तुक्का विधि, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं अनुमान विधि, और दूसरा विधि हमने सीखा बीजगणितीय विधि। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, इससे आगे का पार्ट को करेंगे और कोशिश करूँगा कि आज के वीडियो में चैप्टर समाप्त कर ले। चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद 3 वीडियो में कम से कम चैप्टर 3 क्लास में ज़रूर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा आप लोग अंत तक। और जितने भी न्यू स्टूडेंट आए हैं चैनल में जुड़े हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरे सिलेबस का जो भी नोट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि हम लोग कोई भी रासायनिक समीकरण को जो है ना उसको संतुलित करते हैं। संतुलित करना क्यों आवश्यक है, मतलब क्यों संतुलित करते हैं? ठीक, चलिए आंसर है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत, याद रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन कराने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार, यानी रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक इस सिद्धांत के अनुसार, ये सिद्धांत क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद, यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ है, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया के बाद ना तो द्रव्यमान का कोई निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, जिसके कारण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो समझिए, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार, यानी यह सिद्धांत यह बताता है कि अगर कोई 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के दौरान ना तो वजन में वृद्धि होता है ना तो कमी होता है। इसलिए क्या होता है कि दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है? ये जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब यह सिद्धांत बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि ना तो द्रव्यमान का, ना तो वजन का निर्माण होता है, ना ही वजन बढ़ता है और ना ही वजन घटता है। जब वजन बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है, तो जो अभिकारक होता है, यानी अभिक्रिया से पहले डाले गए पदार्थों का वजन और अभिक्रिया के बाद डाले गए पदार्थों का वजन, वो तो बराबर होना चाहिए। इसके कारण क्या करते हैं हम लोग, जो समीकरण होता है उसको संतुलित करते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन का बात करें, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया का तो वैसे बहुत सारा प्रकार है। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप लोग चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। वैसे आप अगर जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के हैं। तो याद रखिएगा, लगभग 16 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है। पहला संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 पदार्थ अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक, संयोग मतलब मिलना। ठीक है, ये 2 पदार्थ है, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान एक प्रकार का पदार्थ बन गया, ये क्या हुआ, संयोजन अभिक्रिया। उसी तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया हुआ, विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ऊष्मीय अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विद्युत अभिक्रिया और ताप अभिक्रिया। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, इसको जो है ना आप लोग इस वाले क्वेश्चन को नहीं उतारिएगा नोट में अपना। ठीक है, आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ से जो अभिक्रिया है, इसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके 4 उदाहरण। ठीक, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी एग्जाम में
पूछा जाता है, ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको नोट में अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिए संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। जैसे एक तत्व है A और दूसरा तत्व B, तो ये लोग क्या किया, अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, AB मिल गया, ठीक है, दोनों मिल गया आपस में। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है, ठीक। तो आइए इसका हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। जब दो अभिकारक, ठीक है, अभिकारक किससे कहते हैं, तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है तत्व ना, उसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। तो जब दो अभिकारक साथ मिलकर एक नए उत्पाद बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ कि दो उत्पाद हैं, ठीक है, A और B, ठीक है, दो तत्व है। अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, एक ही तत्व बन गया। तो जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व अभिक्रिया के दौरान एक तत्व का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और CO2, ठीक है, दोनों मिलकर के क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है, CaCO3 बना। उसी तरह से एक तत्व क्या है, आयरन है या Fe और दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों का जब अभिक्रिया हुआ तो क्या हुआ, FeO3 बन गया, यानी कि आयरन ऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह से एक C है यानी कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। यानी क्या हुआ, दो तत्व मिलकर के एक तत्व का निर्माण कर रहा है, इसमें क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और एक देखिए उदाहरण, CaOH2O, ठीक है, दोनों मिलकर के क्या हुआ, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस तरह से जब दो तत्व अभिक्रिया के दौरान एक नए तत्व का निर्माण करे तो इसे क्या कहेंगे, हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इस प्रकार से दो तत्व A और B, ठीक है, दोनों मिलकर के AB का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया, आप लोग लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व, ठीक है, दो तत्व अभिक्रिया के दौरान एक नए तत्व का निर्माण करते हैं उसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। चलिए अब उसके बाद अगला बात करते हैं, विनियोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। जो विनियोजन अभिक्रिया होता है ये क्या होता है, इसके उदाहरण दे। देखिए अभी हमने पढ़ा था क्या, संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। अब वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। संयोजन मतलब जुड़ना और वियोजन मतलब टूटना, ठीक है। तो आइए इसका समझते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर, ठीक है, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करे इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे A और B है, ठीक है, और ये अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, A अलग हो गया, B अलग हुआ, इसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। मतलब A B टूट गया, अलग अलग हो गया, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया, ठीक है, और इससे क्या हुआ, अभिक्रिया के दौरान CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और O2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। यानी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर जल में भिगोते हैं तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है ना वो हवा में उड़ जाता है, ठीक है। उसी तरह से Fe2O3 क्या हुआ, एक तत्व है, ठीक है। ये अभिक्रिया के दौरान देखो अलग अलग हो गया, Fe अलग हो गया और O2 अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया क्या, संयोजन अभिक्रिया में क्या, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ या दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक नए तत्व का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। संयोजन मतलब जुड़ना, ठीक। उसके बाद याद रखिएगा वियोजन मतलब टूटना, अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व अभिक्रिया के दौरान दो या दो से अधिक तत्व का निर्माण करे इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दे, ठीक। चलिए आइए ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का अवशोषण होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करने के बाद, यानी अभिक्रिया करने के फलस्वरूप मतलब अभिक्रिया करने के बाद ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण मतलब ऊष्मा गायब हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ समझिए,
जैसे यहाँ N2 है, N2 मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन और उष्मा, ठीक है। और तीनों मिलकर के अभिक्रिया के दौरान क्या बनाता है, NO बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो इसमें जो उष्मा था ना, देखिए अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, उष्मा गायब हो गया, ठीक। तो इसको बोलेंगे उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माशोषी अभिक्रिया किससे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, अभिक्रिया करने के दौरान, अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या होगा, उष्मा गायब हो जाएगा, उष्मा का अवशोषण हो जाएगा, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, देखिए उष्माक्षेपी मतलब क्या होता है, उष्मा का बाहर निकलना, ठीक है। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा का बाहर निकलना, ठीक। आइए समझते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादक के साथ, उत्पाद मतलब अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, उत्पाद के साथ उष्मा का अवक्षेपण, अवक्षेपण मतलब बाहर निकलना, ठीक है, उष्मा का अवक्षेपण होता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का अवक्षेपण यानी उष्मा निकलता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन की क्रिया, श्वसन मतलब हम लोग अगर सांस लेते हैं, तो हम लोग अगर सांस लेते क्या होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है, C और O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस होता है, ठीक है। तो हम लोग ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया क्या होता है, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, क्योंकि उसमें उष्मा निकलता है, ठीक है। जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं, हम लोग सांस छोड़ने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ठीक, प्लस उसमें कुछ उष्मा भी निकलता है, ठीक है। खास करके ठंडी के मौसम में आप देखे होंगे कि मुंह से अगर भाप छोड़ते तो उसमें क्या होता है, उष्मा निकलता है, कुहासा होता है, ठीक है, भाप निकलता है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें उष्मा निकलता है, तो इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो शॉर्टकट में याद रखिएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकले, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ही में याद रखिएगा, श्वसन की क्रिया क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। और एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, C + O2 = CO2 + उष्मा, ठीक। चलिए देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सामने, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया का अर्थ बताया मतलब क्या है, एक उदाहरण की सहायता से इसे समझाएं। विस्थापन अभिक्रिया, देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विस्थापन अभिक्रिया या इसी का दूसरा नाम होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया पूछे या एकल विस्थापन अभिक्रिया पूछे, ठीक है, एक ही बात है। तो विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से स्थापित कर, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के तत्व से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, उसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जब कोई तत्व यानी कि जब कोई अधिक पावरफुल तत्व जो है ना, कम पावरफुल तत्व को उसके जगह से हटा करके उसका जगह खुद ले लेता है, इसे क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि एक तत्व है A, ठीक, उसके बाद इधर दो तत्व है B और C। अब इसमें A क्या कर रहा है, A B को क्या किया, विस्थापित कर दिया, ठीक है, B को विस्थापित कर दिया, तो A क्या हुआ, C के साथ मिल गया, इसलिए यहाँ बन गया A और C, ठीक। जैसे B को विस्थापित किया, B जा करके A का जगह में जा करके बैठ गया, तो इसलिए क्या बन गया, जो B था, B ने A का जगह ले लिया, और जो A था उन्होंने B का जगह ले लिया। यानी कि इसमें क्या कर रहा है, A B को विस्थापित कर दिया, ठीक है। विस्थापित करने के बाद क्या हुआ, उसका जगह ले लिया, तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आयरन Fe यानी आयरन का अगर अभिक्रिया हम CuSO4 से कराते हैं, यानी कॉपर सल्फाइड से कराते हैं, तो इसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि Fe क्या करेगा, कॉपर को, ये जो आयरन है, आयरन क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद क्या बन गया, FeSO4, ठीक। जैसे कॉपर यहाँ से विस्थापित हुआ, कॉपर जा करके आयरन का स्थान पर बैठ गया। देखिए यहाँ कॉपर बोलते हैं, आयरन होना चाहिए, लेकिन ये क्या हुआ, कॉपर हो गया, ठीक। कॉपर अपना स्थान छोड़ करके आयरन का स्थान में बैठ गया और आयरन
कॉपर का स्थान में बैठ गया, ठीक। इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ क्या है, एल्युमिनियम है Al, अब इसका अभिक्रिया करा दिए FeO3 से, ठीक है। FeO3 मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये Al मतलब एल्युमिनियम है, Fe यानी आयरन, O3 आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। तो इसमें Al का Al क्या किया, Fe को विस्थापित कर दिया, तो Al क्या हुआ, एल्युमिनियम जैसे ही आयरन को विस्थापित कर दिया तो इसका स्थान पर क्या हुआ, एल्युमिनियम आ गया, तो AlO3 बन गया। देखिए यहाँ AlO3 बन गया। अब वही फेरम के आयरन क्या हुआ, आयरन जाकर के एल्युमिनियम का स्थान में बैठ गया, देखिए यहाँ, है ना। तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से स्थापित कर, हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आगे और भी इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ छोड़िए, इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आप उतना ही कीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, अगर समझना हो तो समझा देते हैं फिर भी। देखिए अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगा, ये विस्थापन अभिक्रिया ही है, ठीक। यहाँ क्या है कि अधिक क्रियाशील धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अम्ल को हाइड्रोजन से हटा देता है। यहाँ देखिए इसमें क्या है कि आयरन है, ठीक है, और ये H2SO4 मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल कौन है, फिर आयरन है, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है, आयरन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हटा रहा है, तो हाइड्रोजन देखिए क्या हुआ, हट गया, हाइड्रोजन को हट गया, हाइड्रोजन को इधर हटा दिया, मतलब हाइड्रोजन का अपना स्थान नहीं दे रहा, यहाँ हाइड्रोजन का अपना स्थान नहीं दे रहा, यहाँ आयरन जो है हाइड्रोजन को अपना क्या किया, हटा दिया। तो हाइड्रोजन तो इधर हट गया, लेकिन ये जाकर के क्या हुआ, इसके साथ मिल गया, यानी कि FeSO4 बन गया, और हाइड्रोजन को हटाने के कारण हाइड्रोजन इधर साइड में आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु क्या होता है, किसी अम्ल के साथ, यानी H2SO4 क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो अधिक क्रियाशील धातु क्या करेगा कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और अम्ल से क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है, ठीक। उसी तरह से देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ये क्या है, Zn यानी जिंक है, और H2SO4, ठीक है। H2SO4 क्या है, एक प्रकार का अम्ल है। तो इसमें जिंक क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन इधर चल गया और जिंक सल्फाइड बन गया, देखिए Zn SO4 बन गया। तो जिंक जैसे ही हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया, यानी कि Zn SO4 बन गया, और हाइड्रोजन क्या हुआ, सबसे लास्ट में चल गया इधर, ठीक। उसी तरह से आगे और एक है, यहाँ देखिए आयरन है और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही। तो यहाँ क्या किया, Fe आयरन जो है H2 यानी H को, यानी कि हाइड्रोजन को क्या किया, हटा दिया, तो हाइड्रोजन उधर चल गया, और ये क्या बन गया, FeCl2, ठीक है, यानी कि आयरन क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन को बाहर विस्थापित कर दिया। तो इसमें ये भी, इसको भी हम लोग विस्थापन अभिक्रिया ही कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया ही इसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु क्या होता है, अम्ल को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, तो इसे हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग क्या पढ़े कि कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वो हो गया एकल विस्थापन, ठीक। अब यहाँ क्या हुआ, द्विविस्थापन में क्या होगा कि यहाँ दो तत्व जो है ना अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे जब दो यौगिक, याद रखिएगा, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जब दो यौगिक अपने आयन दो प्रकार का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके, यानी अदला बदली करके एक नए
तत्व का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। ठीक, देखिए इसमें दो यौगिक हैं, ए और बी, सी और डी। ठीक है, अब ये लोग क्या करेगा, अपने आयनों का आदान प्रदान करेगा। अपने आयनों का आदान प्रदान कैसे करेगा, अब मान लीजिए, अब आप ये मान लीजिए कि ये क्या है, ए प्लस में है, ठीक है, धनात्मक है, और बी ऋणात्मक है। उसी तरह से सी क्या है, सी जो है ना एक क्या होगा, सी धनात्मक होगा, ठीक है, और बी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ऋणात्मक मान लेते हैं। ठीक, ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक और डी ऋणात्मक। ठीक, अब हम उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व क्या करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। अपने आयनों का आदान प्रदान करना, जैसे ए क्या हुआ, धनात्मक है, है ना, और ये क्या है, डी से अभिक्रिया करेगा तो इधर बन जाएगा क्या, ए डी बनेगा। क्यों, क्योंकि ए जो है ना पॉजिटिव है, प्लस में है, और डी माइनस में है, तो ए और डी बन गया। उसी तरह से देखिए बी क्या है, नेगेटिव है, मतलब माइनस में है, यानी कि ऋणात्मक है, और सी क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा। ठीक है, तो सी भी बन गया। यानी कि इसमें क्या हुआ कि जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, इसे क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा है, ए धनात्मक है और बी ऋणात्मक है। ठीक है, सी धनायन है और डी ऋणायन है। तो यहाँ ए क्या है, प्लस में है, और डी माइनस में है, तो मिलकर के ए डी बन गया। उसी तरह से बी क्या है, माइनस में है, और सी प्लस में है, तो ये क्या हुआ, बी सी बन गया। ठीक, चलिए उसी तरह से यहाँ समझिए, जैसे हम लिए Na2SO4, Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फाइड। ठीक, उसी तरह से और एक यौगिक ले लिए Ba बेरियम Cl2 क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो इसमें क्या हुआ, अभिक्रिया ये कैसे करेगा, तो ये Na सोडियम क्या होता है, धनायन, और ये ऋणायन, ये मान लो कि धनायन है, ये ऋणायन है। तो इसमें सोडियम क्या होगा, Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो बन क्या जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक, उसी तरह से ये क्या है, SO4 मतलब सल्फेट है, और ये बेरियम से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। यानी कि इसमें क्या हो गया कि सबसे पहले जो सोडियम है वो क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाया, और जो सल्फेट है वो बेरियम से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फाइड बन गया। तो इसमें क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का परस्पर अदला बदली करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, अदला बदली करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ ये सब आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको छोड़ दीजिएगा। हाँ, यहाँ से आ जाइए, उभय विस्थापन अभिक्रिया हो गया, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गया। चलिए अब अगला है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, देखिए नाम से ही पता चलता है, अवक्षेपण मतलब अवक्षेप मतलब क्या होता है, छिप जाना। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो आपको जो है ना अभिक्रिया के लिए पहला पॉइंट याद रखना है, कौन सा अभिक्रिया पूछा है, अवक्षेपण। अवक्षेप मतलब छिप जाना। उसी तरह से जैसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़े, संयोजन मतलब क्या हुआ, संयोग मतलब जोड़ना। ठीक है, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया पढ़े, वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना होता है। ठीक, उसके बाद एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़े तो एक किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया है। उसके बाद उभय विस्थापन अभिक्रिया पढ़े तो उसमें क्या हुआ, आयनों का परस्पर आदान प्रदान होगा। ठीक है, उसी तरह से क्या हुआ कि ये अवक्षेप, फिर उष्माशोषी अभिक्रिया पढ़े, उष्माशोषी मतलब उष्मा गायब हो जाना। ठीक है, फिर एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़े जिसमें उष्मा निकलता था। ठीक, उसी तरह से ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेप मतलब क्या होता, अवक्षेप, छेप मतलब छुप जाना। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण हो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप मतलब पेंदी में बैठ जाना। ठीक है, जैसे हम लोग मान लो कि बाल्टी में, ठीक है, जल भरते हैं और उसमें ईटा डालते हैं, तो क्या हुआ, ईटा क्या हुआ, पेंदी में बैठ जाएगा ना, इसी को बोलेंगे अवक्षेप। ठीक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि सोडियम क्लोराइड के विलयन में, सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर, ये रहा सोडियम क्लोराइड का विलयन, और इसमें हम क्या किए, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिए। ठीक है, डालने पर क्या होता है कि सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में बनता है। हमने क्या किया, देखिए ये सोडियम क्लोराइड लिया
और इसमें सिल्वर सोडियम क्लोराइड के विलयन में क्या किए, सिल्वर नाइट्रेट को डाल दिए। तो इसमें क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड जो है ना अवक्षेप हो गया। अवक्षेप, अवक्षेप मतलब क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड इस तरह से पेंदी में बढ़ गया। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चलता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण मतलब समझते हैं, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो है ना वो कोमा में है, तो कोमा में रहने का मतलब ये हुआ कि ना तो वो पूरी तरह से जीवित है, ना तो वो पूरी तरह से मरा है ना, यानी कि बीच में है। उसी तरह से उदासीनीकरण मतलब क्या होता है कि जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाएगा, उसको बोलेंगे उदासीनीकरण। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो देखिए इसका दो डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, आपको हम दोनों समझा देते हैं और जो आपको याद करने में ईजी हो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच होता है। द्वि विस्थापन अभिक्रिया अभी हम लोग पढ़े थे। द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो यौगिक अपने आयनों का परस्पर अदला बदली करे उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो द्वि विस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच में होता है तो उसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जब द्वि विस्थापन अभिक्रिया अम्ल और क्षार के बीच में होगा तो उसे क्या कहेंगे, द्विविस्थापनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। उसके बाद देखिए वो याद रहा तो ठीक है, नहीं तो एक नया डेफिनेशन दूसरा समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अपने आयनों की अदला बदली कर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अपने आयनों का अदला बदली कर लवण और जल बनाते हैं, लवण मतलब नमक और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ये याद रखने में ज़्यादा बेटर है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान या अपने आयनों का अदला बदली करके लवण और जल बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अपने आयनों का अदला बदली करके, अपने आयनों का अदला बदली करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए जैसे समझिएगा, जैसे एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, हमें क्या करना है, अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए हमें क्या लेना है, अम्ल लेना है और क्षार लेना है। तो ये हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, उसके बाद NaOH लिया, क्षार। ठीक है, तो अम्ल और क्षार का जैसे अभिक्रिया कराए ना, तो ये NaCl हो गया, NaCl। ठीक है, NaCl यानी कि NaCl क्या है, एक तरह से लवण है और H2O क्या है, जल है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनों का जिसमें अम्ल और क्षार जिसमें अभिक्रिया के दौरान लवण और जल बनाए, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया के दौरान जल और लवण बनाए, उसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए HCl, सोडियम ऑक्साइड लिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, ठीक है, से अभिक्रिया करके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बना और जल बनाया। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, अभिक्रिया के दौरान क्या बनाया, लवण बनाया और जल बनाया। ठीक है, उसी तरह से और एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझिए, ये क्या है, अम्ल है और ये क्षार है, अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, लवण बनाया और जल बनाया, इसको क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए याद रखिएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया के दौरान लवण और जल बनाए, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीकरण या उसको इसी का दूसरा नाम, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी सीधे पूछता है कि उपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, कभी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण या उपचयन एक ही बात है। तो ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी होती है, उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है
ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन घटेगा उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझिए, जैसे ये Mg है, Mg मतलब मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया के दौरान क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा। यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर, यहाँ ऑक्सीजन जो है मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, अतः मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन समझिएगा, यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, मैग्नीशियम के साथ मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, अतः यहाँ क्या हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, आता है यह मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण है, ठीक, समझ में आ गया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है या हाइड्रोजन में कमी होती है उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। चलिए फिर उसी तरह से दूसरा एग्जांपल और एक वो समझ लीजिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि यहाँ जो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ जो ऑक्सीजन है कार्बन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अतः यहाँ क्या हुआ, कार्बन का, ठीक है, कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। यहाँ क्या हुआ कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, अतः यहाँ कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि अवकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक। चलिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में कमी, उल्टा, ठीक है, ऑक्सीकरण का उल्टा होता है अवकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम लोग अभी क्या पढ़े, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उल्टा है, अवकरण या उपचयन अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ घटेगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, ठीक है, यहाँ क्या होगा, अवकरण में ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में कमी होती है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे अवकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए, यहाँ जैसे हाइड्रोजन H2 यानी हाइड्रोजन और Cl2 यानी क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ठीक। यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि क्लोरीन में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हुआ कि ये क्लोरीन में क्या हुआ, हाइड्रोजन जुट रहा है, अतः यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा, अवकरण हो रहा। यहाँ हाइड्रोजन में क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन में क्या हो रहा है, यहाँ क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, अतः हाइड्रोजन का क्या हो रहा, अवकरण हो रहा। उसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ समझिए, जैसे यहाँ है, यहाँ CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। CuO से ऑक्सीकरण, CuO से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ CuO से देखो ऑक्सीजन क्या हुआ, Cu अलग हो गया और ऑक्सीजन हट गया, अतः और Cu बनाता है, अतः CuO का अवकरण हो रहा है। देखिए यहाँ क्या हुआ कि CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, तो ये अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ कि Cu यानी कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, H2 के साथ मिल गया। तो यहाँ Cu से ऑक्सीजन क्या हुआ, CuO से ऑक्सीजन अलग हो गया, अतः यहाँ क्या हुआ कि Cu का अवकरण हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए जितना भी अभिक्रिया है ना, सारा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में एक रहेगा, ठीक। चलिए ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चलता है, ऊष्मीय वियोजन अर्थात ऊष्मा में टूटने वाला, ठीक। ऊष्मीय मतलब ऊष्मा, टेम्परेचर, वियोजन मतलब टूटना, अर्थात ऊष्मा में टूटने वाला, ठीक। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूट जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूट जाता है उसे क्या कहेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूटता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल इसका समझिएगा, जैसे पीबी क्या बोलते हैं, पारा, ठीक है, NO3 होल ट्वाइस, NO3 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, पर होल ट्वाइस। इसको जब हम ऊष्मा देंगे, ठीक है, इस तरह से इसमें जब हम ऊष्मा देंगे तो ये क्या हुआ, PbO बन जाएगा, यानी क्या होगा, PbO पराऑक्साइड और NO2, ठीक है, NO2 + O2 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उसमें वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
कोई पदार्थ ऊष्मा के कारण टूटता हो, जिसमें कोई पदार्थ क्या होगा, ऊष्मा के कारण टूटेगा, उसे उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे हमने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी लिया कि PbNO3 पर होल्ड वाइज अगर उसमें हम ऊष्मा देंगे तो PbO NO2 और O2 में टूट जाएगा। तो याद रखिएगा उसमें वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा में टूटता हो। चलिए आगे बात करते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए नाम से ही पता चलता है इसका क्या है, विद्युत वियोजन। आप लोग इतना ही सिर्फ याद रखिए, विद्युत वियोजन, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वियोजन मतलब टूटना, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ क्या हो, विद्युत ऊष्मा के कारण टूटता हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विद्युत ऊष्मा के कारण टूटता हो उसे क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विनियोजन, ठीक है, विद्युत धारा के कारण मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता हो उसे क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट के कारण टूटता हो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका समझिएगा, जैसे मान लो कि H2O यानी जल लेते हैं, ठीक है, उसमें अगर हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्या हुआ, विद्युत H2O यानी जल जो है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या हुआ, टूट गया, इसको बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। उसी तरह से आगे है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में अगर हम विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जल विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, टूट जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा विद्युत वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विद्युत धारा के कारण टूटता हो, विद्युत धारा के कारण विनियोग होता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, विद्युत विनियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, चलिए जैसे हमने जल लिया, जल को अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक या वियोजन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या फिर प्रकाश वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए नाम से ही पता चलता है, आप नाम से ही इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में टूटता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, मतलब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब अभिक्रिया होगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता हो। ठीक है, जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करता है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, जैसे एक सिल्वर Ag मतलब सिल्वर क्लोराइड, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, अगर सिल्वर क्लोराइड में हम सूर्य का प्रकाश देंगे तो इससे क्या होगा, Ag यानी सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है AgBr मतलब क्या होता है कि अभी बता रहे थे सिल्वर, Br मतलब ब्रोराइड। अगर सिल्वर ब्रोराइड में सूर्य का प्रकाश अगर हम प्रभावित करें तो इससे क्या हुआ, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोराइड अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि ताप रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए नाम से ही पता चलता है, ताप रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप नाम सिर्फ याद रखिएगा, ताप रासायनिक मतलब ताप में अभिक्रिया होना। ठीक है, ताप रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या होता है, ताप में अभिक्रिया होना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण, वह रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण क्या होता है, संपन्न होता है, मतलब पूरा होता है, उसे क्या कहेंगे, ताप रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है, ताप के कारण संपन्न होता है, उसे ताप रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, ताप रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो ताप के कारण संपन्न होती है। ताप मतलब टेम्परेचर के कारण संपन्न होता है, उसे क्या कहेंगे, ताप रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया साथ साथ होती है, इससे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया हम लोग बना करके लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों, ठीक है, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप इसको समझिए। यहाँ जैसे हम क्या लिए, CuO लिए, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड लिए और एक हाइड्रोजन लिए, दो तत्व लिए। ठीक, अब इसको अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, देखिए Cu और H2O हो गया। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ आप यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें क्या था, O भी साथ में था, CuO O साथ में था। ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, O हट गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन में कमी हो गया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में कमी होता है उसे क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या था, सिंगल था। अब इसमें अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, यहाँ से आकर के ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ गया ना, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, आगे समझ में नहीं है तो और एक बार देख लीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CuO, ठीक है, CuO और H2 हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, Cu और H2O बनाया। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ इनके साथ क्या था, CuO मतलब ऑक्सीजन साथ में था। अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, Cu बचा, ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, अलग हो गया, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन घट गया। देखिए कॉपर से क्या हुआ, ऑक्सीजन घट गया। जब ऑक्सीजन घटता है तो उसे क्या बोलेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, घट गया। ऑक्सीजन जब घटता है तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, उसी तरह से आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ अवकरण हो रहा है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन सिंगल था, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया, यानी कि हाइड्रोजन पहले नहीं था अब हाइड्रोजन आ गया, सॉरी ऑक्सीजन पहले नहीं था अब ऑक्सीजन आ गया। तो डेफिनेशन है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, बढ़ गया, तो इससे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, घट गया, इसे अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, देखिए यहाँ क्या है, H2S है, ठीक है, H2S है साथ में। ठीक, अब इसका अभिक्रिया करा दिए Cl2 से। ठीक, तो अभिक्रिया के दौरान क्या है, HCl हुआ और S अलग हो गया। तो इसमें देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, देखो साथ में क्या था, हाइड्रोजन था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अभिक्रिया के दौरान क्या हुआ, हाइड्रोजन गायब हो गया, है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन घटता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन घटता है उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। देखिए इसमें हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्या हुआ, अलग हो गया, सिर्फ यस अकेला बचा। ठीक है, तो इससे बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ेगा और या ऑक्सीजन बढ़ेगा या तो फिर हाइड्रोजन घटेगा। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन बढ़ेगा या हाइड्रोजन घटेगा उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें ऑक्सीजन तो नहीं बढ़ा लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ से घट गया, इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक ठीक, चलिए उसी तरह से आगे है। यहाँ देखिए Cl2 है और यहाँ HCl है। ठीक, यहाँ Cl2 मतलब क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन आ गया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बढ़ता है उसे क्या कहेंगे, अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया समझिए, जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया एक साथ होता है तो उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है। देखिए ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए। एंटीऑक्सीडेंट अभिक्रिया क्या है, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट क्या है, तो वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की क्रिया को रोक देता है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की क्रिया को रोक देता है उसे क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट क्रिया कहेंगे। ठीक है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन की क्रिया को ही रोक देता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जैसे सिट्रिक अम्ल, ठीक है, और लेसिथिन। ठीक है, सिट्रिक अम्ल और लेसिथिन क्या होता है कि ऑक्सीजन का क्रिया को बिल्कुल रोक देता है, इसे क्या कहेंगे, एंटीऑक्सीडेंट अभिक्रिया कहेंगे। ठीक।
ठीक, ये आपके लिए उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो नोट्स में एंट्री कर सकते हैं नॉलेज के लिए। ठीक, देखिए आगे जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि ऑक्सीकरण और अवकरण जो अभिक्रिया है इन दोनों के बीच अंतर बताएं। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, ऑक्सीकरण और अवकरण जो अभिक्रिया है इन दोनों के बीच अंतर क्या है। देखिए अभी अभी हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है या हाइड्रोजन घटता है उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उसी तरह से हमने अवकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन घटता है या हाइड्रोजन बढ़ता है। ठीक, चलिए आइए उसके बीच में अंतर भी समझ लेते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण जो अभिक्रिया है इसके बीच में अंतर निम्न है। तो इस तरह से एग्जाम में भी आपको क्या करना है कि कॉपी को दो भागों में डिवाइड कर देना है। ठीक है, एक तरफ ऑक्सीकरण लिखना है और दूसरी तरफ अवकरण लिखना है। ठीक, चलिए आइए एक नंबर पॉइंट पर बात करते हैं ऑक्सीकरण में, कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या उसके अनुपात में वृद्धि होता है। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा, या तो उसका अनुपात में क्या होगा, ऑक्सीजन का वृद्धि होगा। ठीक, चलिए जबकि इसमें क्या होता है, अवकरण में जबकि इसमें ऑक्सीजन निकलता है, अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन घटता है या इसके अनुपात में कमी होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा और अवकरण अभिक्रिया जो है उसमें ऑक्सीजन घटेगा। ठीक, चलिए उसके बाद दूसरा अंतर का बात करें तो इसमें हाइड्रोजन निकलता है या उसके अनुपात में कमी होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन निकलेगा मतलब हाइड्रोजन घटेगा या उसका अनुपात में क्या होगा, कमी होगा। उसी तरह से इसमें जबकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बढ़ता है। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, जुड़ता है यानी हाइड्रोजन जुड़ता है या उसके अनुपात में वृद्धि होती है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, हाइड्रोजन घटेगा या उसका अनुपात में क्या होगा, कमी होगा। उसी तरह से हाइड्रोजन अवकरण में क्या होगा कि हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन का अनुपात में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक, चलिए अगले पॉइंट का बात करते हैं कि इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व का संयोग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जो विद्युत के ऋणात्मक तत्व है उसको संयोग होते हैं मतलब जुड़ता है। ठीक, जबकि इसमें विद्युत ऋणात्मक होता है तत्व क्या होता है, निकलता है। तो याद रखिएगा विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होगा, जुड़ेगा और अवकरण अभिक्रिया में क्या होगा, विद्युत ऋणात्मक तत्व बाहर निकलेगा यानी कि घटेगा। उसके बाद अगला बात करते हैं चौथा का, इसमें विद्युत धनात्मक तत्व निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो विद्युत धनात्मक तत्व होता है वो बाहर निकलता है और अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि विद्युत के धनात्मक तत्व जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच में अंतर भी ज्ञात कर लिए। ठीक, चलिए तो और देख लेते हैं एक क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। ठीक है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलना शुरू कर देता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। यानी जितना टेम्परेचर में कोई सामान जलना शुरू कर देता है उसको बोलेंगे ज्वलन ताप। ठीक है, तो सबसे अगर बात करें ज्वलन ताप का तो सबसे कम ज्वलन ताप किसका होगा, पेट्रोल का, क्योंकि उसमें क्या होता है तुरंत आग पकड़ लेता है। उसी तरह से फुआल का, ये सब क्या क्या होगा, ज्वलन ताप कम होता है। कागज, इस सब का ज्वलन ताप होगा। यानी कि जितने भी पदार्थ जलते हैं ना उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, ज्वलन ताप के बारे में बस इतना ही याद रखिएगा। तो वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम टेम्परेचर जिसमें कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक जो ज्वलन ताप होता है यहाँ याद रखिएगा, यहाँ दिए हैं। हाँ, चलिए इसको भी याद रखिएगा कि जो ज्वलन ताप होता है, कोयला का ज्वलन ताप क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कोयला को जलाने में जो है ना टाइम लगता है। ठीक है, उसी का उल्टा अगर बात करें, पेट्रोल का ज्वलन ताप क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि सबसे कम ज्वलन ताप किस में होता है, पेट्रोल में, और सबसे अधिक ज्वलन ताप क्या होता है, कोयला में। ठीक, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे का जो भी है हम लोग ज्वाला के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरा सिलेबस मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।